वेलकम टू लर्निंग विद। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बाय डिस्कसिंग द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। टाइटल क्या है चैप्टर का? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं, फंडामेंटल यूनिट, लाइफ और सेल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वर्ड फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब होता है द बेसिक, सबसे छोटा कुछ अगर है उसे हम कह सकते हैं कि वो चीज फंडामेंटल है ना। यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है? सपोज करिए आपके पास कोई बड़ी सी चीज है जो कुछ छोटी छोटी सी यूनिट्स के को मिक्स करके बनी हुई है, तो उस बड़ी सी चीज की जो सबसे छोटी चीज होगी ना जिससे मिलके वो बनी है, उसको आप बोलोगे कि ये एक यूनिट है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि एक दीवार है, वो दीवार किससे मिलके बनी है? मान लीजिए ईंटों से। बहुत सारी ईंटों को आपने इस तरीके से लाइन किया एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और वो पूरी की पूरी दीवार बन गई। तो वो जो दीवार है वो जिस चीज से बनी है वो क्या होगी? उसकी यूनिट। ईंट क्या होगी? उस दीवार की यूनिट। ठीक है, यूनिट मतलब समझ आ गया। अब लाइफ, लाइफ तो हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जी सकते हैं, जिनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो लाइफ गेन करते हैं, उनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना। अब आ जाता है सेल। तो सेल एक्चुअली में क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट जिससे वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं उसको हम कहते हैं सेल। जैसे इसको आप कंपेयर कर सकते हो एटम्स के साथ। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हमारे अर्थ पे या पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, हर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है उसे हम क्या कहते हैं? एटम्स। ये हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ा है। उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस सबसे छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं वो क्या है? सेल। अब जिस सेल टर्म है वो अपने आप आया नहीं होगा, जरूरी से किसी ने नाम दिया है सेल। तो एक बार की बात है, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ही वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट और वो कुछ पेड़ों के ऊपर स्टडी कर रहे थे। उनके पास ना अपना एक खुद का एक माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने खुद से बनाया था। सोचो वो कितने इंटेलिजेंट होंगे। अब एक दिन ऐसी स्टडी करते करते उन्होंने क्या किया, एक ट्री की बात ली। बाग में एक छोटा सा पिगमेंट होता है, ऐसा लिक्विड पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं कॉर्क। उन्होंने बाग की कॉर्क को कट किया और उन्होंने उसको अपने माइक्रोस्कोप में उन्होंने एनालाइज किया। तो माइक्रोस्कोप में ना उन्हें ऐसे हेक्सागोनल ऐसे कंपार्टमेंट्स टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। ठीक है, ये हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर्स थे। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसके छत्ते के शेप देखे होंगे, उसी तरीके से हमें माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। इसी को उन्होंने नाम दे दिया कि जो कंपार्टमेंट है इसको उन्होंने नाम दे दिया सेल। अब सेल के नाम क्यों दिया? क्योंकि लैटिन में एक टर्म होता है सेल्यूलर। सेल्यूलर, सेल्यूलर का मतलब होता है अ लिटिल रूम और अ स्मॉल कंपार्टमेंट। छोटे से कंपार्टमेंट को सेल्यूलर आ जाता है, तो उसी से उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम दे दिया सेल। ठीक है, और किसने दिया था ये नाम? रॉबर्ट हुक ने। और ये जो सारी चीज हुई है ये कब हुई थी, कौन सी ईयर में हुआ था? 1665। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये टर्म पूछे जाते हैं। तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल, और उन्होंने एक ट्री की बाग की कॉर्क में ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। सेल जो है वो सेल्यूलर टर्म से आया है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। ठीक है, अच्छा, रॉबर्ट हुक ने अपनी जो पूरी फाइंडिंग्स हैं, अब उनके पास वो एक बुक लिख रहे थे, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की इस बुक में उन्होंने अपनी सारी फाइंडिंग्स का एनालिसिस लिखा है। ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने जो स्टडी करी वो बेसिकली छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने स्टडी कर लिया। उनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन का नहीं था जिसमें वो बहुत ज्यादा माइन्यूट चीजें ऑब्जर्व कर सके। उनको सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दी जिसका नाम उन्होंने ये दे दिया। अब दूसरे कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने दूसरे डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स बनाए। तो उसमें से हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे एंटन वॉन लीeuwenhoek। एंटन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या किया था, 1674 में इन्होंने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने स्टडी किया कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। सिर्फ ये बाउंड्रीज देखने के बजाय उन्होंने कुछ अंदर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए। इसके बाद उन्होंने बेसिकली जितने भी फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉन्ड के अंदर हैं उनके सेल्स उन्होंने देखे।
अदर देन दैट उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रैट्स, मैमल्स, इनके स्पर्म्स की भी स्टडी उन्होंने अपने इस माइक्रोस्कोप में की थी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेल जो होता है ना वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्यूलर और एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर। यूनि का मतलब क्या होता है, एक होते हैं यूनिसेल्यूलर एंड एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कि कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, इसमें ऑर्गेनिजम्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वन इज यूनिसेल्यूलर एंड सेकंड वन इज मल्टी सेल्यूलर। नाम से ही समझ आ रहा है, यूनि मतलब होता है वन, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक सेल होता है उन्हें आप कहोगे कि यूनिसेल्यूलर है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको आप बोलोगे कि ये मल्टी, मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है तो मल्टी सेल्यूलर, सिंगल सेल प्रेजेंट है तो यूनिसेल्यूलर। ठीक है ना। अब सेल जो है ना इसको बोला जाता है, सेल को अगर आप जब भी पढ़ने जाओगे ना तो इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन जो लिखी जाती है वो होती है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। आप कभी भी सेल पढ़ोगे ना, किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, या हम सेल को ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो, स्ट्रक्चरल तो हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कोई भी पूरा एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बना हुआ है, सेल से। सेल ही तो है जो छोटे 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 सेल्स बहुत सारे मिल गए और एक बड़े से ऑर्गेनिज्म में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे स्ट्रक्चर की, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, हमारी सेल। अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म, सपोज करिए हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। हमारे पास ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेशन होता है, उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कितनी सारी चीजें होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को बनाती हैं। इनमें से अगर कोई भी एक सिस्टम काम करने से मना कर दे या अच्छे से वर्क ना करे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को डिजीज हो जाएगी, हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी। सिमिलरली एक सेल जो होता है ना, उस सेल के अंदर भी जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जो सारा काम करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कोई एक होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा, कोई एक होगा जो रेस्पिरेशन का काम करेगा, कोई एक होगा जो डाइजेशन का काम करेगा, कोई एक होगा ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। तो जितनी चीजें हमारी बॉडी में होती हैं, जितने प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती हैं, सेम प्रोसेसेस एक सेल के अंदर भी होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट भी है। जितने फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं सेम फंक्शंस एक सेल के अंदर भी होते हैं, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इज आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंट चीजें होती हैं जो सारा काम करती हैं। तो ये जो अंदर चीजें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, लिवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं। इसी तरीके से एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सब होंगे। तो ये सब क्या होंगे, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अच्छा, अब हर ऑर्गेनेल का काम अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियस है वो कुछ और काम करने लग जाएगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करने लग जाएगी, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी का काम करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर एक ऑर्गेनेल का अपना अपना एक डेजिग्नेटेड टास्क होता है जिसको फुलफिल करना होता है। जैसे हमारी बॉडी में मैसेजेस पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्रेन। हार्ट कर सकता है क्या, नहीं। ब्लड पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट। क्या वो काम ब्रेन कर सकता है, नहीं। हमने क्या किया, जो लेबर है, जो टास्क है, वो काम हमने हर एक ऑर्गन में डिवाइड कर दिया। हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक काम है। सेम चीज यहाँ हो रही है, सेम चीज एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबका अपना अपना एक टास्क है। हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनेल अपना टास्क परफॉर्म करेगा, दूसरे के टास्क में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, इसका क्या मतलब हुआ, लेबर मतलब होता है काम। तो हर काम डिवाइडेड है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। हर ऑर्गेनेल अपना अपना ही काम करता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर जिस चीज से बना है, जिस चीज ने मिलकर बनाया है, इसलिए वो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई।
प्लस जितना फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है सेम सेम सारे के सारे फंक्शन एक सेल के अंदर भी होते हैं, इसलिए वो हमारी फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, अदर देन दैट डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनेल का अपना अपना टास्क होता है जिसको वो परफॉर्म करता है, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये द स्टडी ऑफ स्टडीइंग द सेल एंड इट्स प्रोसेसेस, एक सेल के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, किस तरीके से सेल डिवाइड हो रहा है, डाइजेशन कैसा हो रहा है, ये सब कुछ सेल के बारे में जो पूरी स्टडी होती है ना उसकी एक ब्रांच होती है। जैसे हम क्या कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स की स्टडी, फिजिक्स मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी। सिमिलरली एक स्टडी जिसमें आप सेल को स्टडी करते हो उसे बोलते हैं सेल बायोलॉजी। यहाँ लिख देते, दिस इज cell biology. When you are studying a cell and its processes, then that study is known as cell biology. I hope आप लोगों को इतनी टर्म्स जो मैंने अभी बताई हैं क्लियर हो गई हो, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। बायो लोगों को लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारा मेमोराइज करना पड़ता है, चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं, बट मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता। अगर आपको टर्म्स के मतलब क्लियर है तो जैसे आप इंग्लिश में वोकैब याद करते हो ना, इंग्लिश में तो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जिनको आपको मेमोराइज करना होता है, लेकिन अगर आप उनको डेली लाइफ में यूज करने लग जाते हो तो आपको वो टर्म्स बहुत ईजी लगती है। सिमिलरली बायोलॉजी में भी जो टर्म्स हैं अगर आप उनके मीनिंग समझ जाओ कि इस टर्म का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है तो वो टर्म आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई हो हमने अभी तक जो पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेल थ्योरी। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।